अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है और कॉमर्स लाहौर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो पीपीसी है। बेसिकली पीपीसी एक टूल है अमेज़ॉन के ऊपर, हम इसको यूज़ करते हैं अपने लिस्टिंग की इम्प्रेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेल ले सकें। पीपीसी के अंदर बेसिकली दो डिफरेंट कैटेगरीज की कंपेन्स की ऑप्शन अवेलेबल है। एक ऑटोमेटेड कंपेन्स हैं और दूसरी मैनुअल कंपेन्स हैं। दोनों में डिफरेंस है। जो ऑटोमेटेड कंपेन्स हैं वो बेसिकली अमेज़ॉन खुद उनको रन करता है। हम अपने एंड के ऊपर उनकी ऑप्टिमाइजेशन तो कर सकते हैं बड़ी उसकी स्ट्रेटजीज के साथ, लेकिन जो कीवर्ड्स की सारी मामला होते हैं वो अमेज़ॉन खुद देख रहा होता है। कीवर्ड्स उसके अंदर किस तरीके से चल रहे होते हैं, होता इस तरह से है कि हम जो भी अपनी लिस्टिंग करते हैं उस लिस्टिंग के अंदर ऑब्वियसली उसका जो टाइटल होता है उस टाइटल के अंदर हमारे मेन कीवर्ड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और उसके साथ उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर हम कुछ अपनी डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं। वो डिस्क्रिप्शन भी हमारे कीवर्ड्स की होते हैं। उन डिस्क्रिप्शन और उस टाइटल को बेस बनाते हुए अमेज़ॉन जो आपकी ऑटोमेटेड कंपेन्स हैं उन कंपेन्स को रन करता है। उन टाइटल्स के अंदर जो कीवर्ड्स हमने यूज किए होते हैं उनको बेस बनाकर आपको अमेज़ॉन इंप्रेशन दिलवा रहा होता है, जिसके अगेंस्ट आपको सेल आने के चांसेस होते हैं। ऑटोमेटेड कंपेन्स के अंदर 4 मेजर कंपेन्स हैं। क्लोज मैच है, जिसके अंदर आपका जो कीवर्ड है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा होगा या क्लोजली मैच हो रहा होगा उस कीवर्ड से जो आपने अपने टाइटल के अंदर एंटर किया है। लूज मैच के अंदर एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा होता, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, 100% मैच नहीं होता। आप ये कह लेंगे अप टू 70% जो पोटेंशियल बायर है जो कि अमेज़ॉन के ऊपर आके किसी भी आइटम को सर्च कर रहा है, उस आइटम को सर्च करने के लिए उसने जो भी कीवर्ड एंटर किया उस कीवर्ड से आप तकरीबन 70 to 80% आपका जो कीवर्ड होता है प्रोडक्ट का वो रेट कर रहा होता है, जिसकी बेस के ऊपर आपको इंप्रेशन दे सकता है। बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि अपना जो है ना लूज क्लोज के अंदर तो बिल्कुल पिन पॉइंट कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लूज के अंदर क्या अपना उसका स्कोप बढ़ जाएगा? उसका स्कोप बढ़ जाएगा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक आपने कीवर्ड सर्च किया डॉग कॉलर के नाम से, तो डॉग कॉलर कीवर्ड की बेस के ऊपर आपको एग्जैक्ट उसके अंदर क्लोज मैच के अंदर तो वो आपको डॉग कॉलर को बेस बना के इंप्रेशन देगा। लेकिन अगर बायर में कीवर्ड सर्च कर रहा है, टर्म राइट कर रहा है कि डॉग कॉलर फॉर लार्ज साइज, एक किस्म का एक फ्रेज है, तो इस फ्रेज को बेस बनाकर वो आपके प्रोडक्ट को जो इंप्रेशन दिलवाएगा तो वो लूज मैच के अंदर आपको हेल्प मिलती है। और ये जो दो कैंपेन है आपकी क्लोज मैच और लूज मैच, ये बेसिकली ये कैंपेन्स आपको हेल्पफुल करती हैं कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, उन कीवर्ड्स को जो कि आपको सेल दे सकते हैं, जिनको हम बाद में अपनी मैनुअल कैंपेन्स में डाल के उनसे ज्यादा से ज्यादा सेल दे सकते हैं। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट एक कैंपेन है और कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्स्टिट्यूट कैंपेन्स इस तरह से वर्क करती है जैसे कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपने पैक ऑफ 2 डॉग कॉलर के साथ लगाई हुई है और पोटेंशियल बायर आकर अमेज़ॉन पे सर्च करता है पैक ऑफ 4 के नाम से या पैक ऑफ 3 के नाम से, तो उसके कीवर्ड को बेस बना के, चूंकि आपका कीवर्ड मिलता जुलता है, पैक्स का फर्क आ रहा है, वो बायर के सामने आपकी प्रोडक्ट का इंप्रेशन भी शो कर देगा, जिससे चांसेस हैं कि आपको सेल मिल जाए। तो इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री जो कैंपेन है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एक अपने नाम से जाहिर है। अगर आप पेंसिल की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर और बायर ने आकर शॉर्पनर लिख के सर्च कर रहा है, तो पेंसिल एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है शॉर्पनर के साथ, तो उसका इंप्रेशन मिलने के चांसेस हैं। तो जो ऑटोमेटेड कैंपेन्स होती हैं बेसिकली ये आपको हेल्पफुल करती हैं उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में जो कि आप बाद में अपनी मैनुअल कैंपेन्स के अंदर एंटर करके उनसे आप अच्छी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑटोमेटेड कैंपेन्स की। अब ऑटोमेटेड कैंपेन्स कैसे बेसिकली चलती हैं मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड्स कहां से आते हैं आपके। अच्छा, इसके अंदर एक की पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो भी लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, आज के दौर में मोबाइल के थ्रू बाइंग हो रही होती है, तो एज ए बायर मैं जब मोबाइल के ऊपर किसी चीज को सर्च करता हूं तो जो मेरी प्रोडक्ट का टाइटल है उसके तकरीबन इनिशियल 25 to 30 करैक्टर मुझे शो होंगे
उस एड जो ऐड मुझे शो हो रहा है उसके ऊपर 25 to 30 इनिशियल कैरेक्टर शो होंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे मेजर मेन कीवर्ड्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दें, वो पहले 25 से 30 कैरेक्टर्स के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। उसके आगे का टाइटल आपके बायर को तब शो होगा, परचेजर को तब शो होगा जब उस पर वो क्लिक कर देगा, तो उसके पास पूरा टाइटल आ जाएगा। डेस्कटॉप के ऊपर जब कोई ऐड शो होता है, लैपटॉप के ऊपर कोई ऐड शो होता है, तो 150 कैरेक्टर तक उसकी रेंज चली जाती है। लेकिन अगर हम एनालिसिस देखें तो आज के दौर में ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही परचेजिंग कर रहे हैं, ना कि लैपटॉप ओपन करते हैं परचेज करने के लिए। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना होता है। जो हमारे मेन मनी मेकिंग कीवर्ड्स हैं वो पहले 25 से 30 कैरेक्टर्स के अंदर उसके अंदर शामिल हों, ताकि जो पोटेंशियल कस्टमर है हमारा उन कीवर्ड्स को देखकर पढ़कर समझ ले कि एक्चुअली प्रोडक्ट है क्या। प्रोडक्ट अपने आप को डिफाइन कर दे उन इनिशियल 30 कैरेक्टर्स के अंदर। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं अपनी मैनुअल कैंपेन्स की तरफ। मैनुअल कैंपेन्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर 3 मेजर कैंपेन्स हैं, एग्जैक्ट है, फ्रेज है एंड ब्रॉड है। एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर जो हम कीवर्ड्स अपने एंटर करते हैं, जैसे कि डॉग कॉलर एक कीवर्ड है, हमने एंटर किया तो एज इट इज डॉग कॉलर। अगर कोई अच्छा डॉग कॉलर एंड डॉग कॉलर्स सिंगुलर और प्लूरल के अंदर कैंपेन्स के अंदर इस तरह से है कि अगर आपने डॉग कॉलर का कीवर्ड एंटर किया है अपनी कैंपेन के अंदर और पोटेंशियल कस्टमर ने आकर डॉग कॉलर्स लिख दिया है, तो Amazon डॉग कॉलर्स और कॉलर को एक ही कंसीडर करेगा। आपका प्रोडक्ट वहां पे इंप्रेशन शो करेगा उस पोटेंशियल कस्टमर के आगे। इसी तरह अगर आपने कीवर्ड कॉलर्स लिख दिया है और जो सर्च करने वाला वो कॉलर लिख के उसको कीवर्ड को सर्च कर रहा है, तो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो उसको इंप्रेशन मिलेगा। तो सिंगुलर प्लूरल के हमें अलग से कीवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम एक कीवर्ड भी लिख के हमारा काम उससे चल सकता है। तो फ्रेज की जब हम बात करेंगे, फ्रेज के अंदर वही कीवर्ड आपका डॉग कॉलर फॉर लार्ज साइज या डॉग कॉलर फॉर मीडियम साइज उसके अंदर आ जाएगा। तो फ्रेज के अंदर हम इस तरह का लॉन्ग टेल बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं ये, जिससे आपको सेल मिल सकती है। तीसरे नंबर पे ब्रॉड की जो कैंपेन है, ब्रॉड की कैंपेन को इस तरह से जैसे कि डॉग कॉलर हमारा प्रोडक्ट है और हमने इसका कीवर्ड डाला हुआ है डॉग कॉलर के नाम से। एक बायर Amazon के ऊपर आता है और आकर एक कीवर्ड एंटर करता है डॉग फूड के नाम से या डॉग हार्नेस के नाम से या कोई भी डॉग का और आइटम जिसके अंदर वर्ड डॉग आ रहा है और आपका कीवर्ड पीछे डॉग कॉलर लगा हुआ है या लार्ज साइज डॉग कॉलर लगा हुआ है, तो जो कीवर्ड एंटर किया गया है Amazon के ऊपर डॉग फूड के नाम से, तो उस डॉग फूड का जो डॉग है वो मैच कर रहा है आपके डॉग कॉलर के साथ या लार्ज साइज डॉग कॉलर के साथ, तो उसकी बेस के ऊपर वो उसको लिंक कर रहा है और आपको इंप्रेशन दिलवा रहा है। इस तरह से आपकी जो ब्रॉड कैंपेन है वो काम कर रही होती है। अगर हम इसको प्रायोरिटी वाइज देखें तो जो आपकी एग्जैक्ट कैंपेन है, इसको दूसरे लफ्जों में मनी मेकिंग कैंपेन भी कहा जाता है और इसी वजह से इसको पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है और ज्यादा जो बजट की यूटिलाइजेशन है पीपीसी के ऊपर इसी कैंपेन के ऊपर की जाती है। दूसरे नंबर पे फ्रेज की कैंपेन आती है और थर्ड नंबर के ऊपर लीस्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो ब्रॉड कैंपेन को दी जाती है। ज्यादा बजट आपकी ब्रॉड एग्जैक्ट की कैंपेन ही खाती है। नहीं खाती नहीं, मतलब आपने तीनों कैंपेन चलाई हैं $20 के ऊपर, ठीक है, तो अब आपका बजट ज्यादा किसके ऊपर लगेगा, जेट पे लगेगा, ब्रॉड पे लगेगा या फ्रेश पे लगेगा? आपका ज्यादा बजट एग्जैक्ट के ऊपर लगेगा। एग्जैक्ट के ऊपर लगने के चांसेस ज्यादा हैं। हो सकता है कि ब्रॉड के ऊपर भी लग जाए, लेकिन उसकी फिर आपने आगे बजट के साथ आपने जो कीवर्ड्स एंटर किए हुए हैं उन तीनों कैंपेन्स में जो कीवर्ड्स हमने एंटर किए हुए हैं उन कीवर्ड्स की भी अपनी एक इंडेक्सिंग होती है, उन कीवर्ड्स की भी अपनी एक रैंकिंग होती है। अगर आपने और दूसरा डिपेंड करता है, एक तो कीवर्ड खुद है, डॉग कॉलर एक जैसे कीवर्ड है वो हाईली कंपेटिटिव कीवर्ड होगा। अगर आप इस निश की बात करें इसके अंदर, तो उस कीवर्ड के ऊपर जो कि कंपटीशन उस टाइम पे कितना है उस कीवर्ड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कीवर्ड महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है इंप्रेशन लेने के लिए।
और दूसरा वो कीवर्ड खुद की उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी स्केलिंग क्या है, 0 से लेकर 10 तक की जो स्केलिंग होती है, यानी कि आप 0 से अगर 10 तक जाएंगे तो जो 10 नंबर पे कीवर्ड है वो हाईली कंपेटिटिव कीवर्ड है, और हाईली कंपेटिटिव होने के साथ साथ वो उतना ज़्यादा महंगा भी है। तो ये दो चीज़ों का डिपेंड होता है कि आपने अपनी कैंपेन में किस तरह की कीवर्ड सेलेक्ट किए एलोकेशन इसके अंदर आपको ये चीज भी समझना चाहिए कि जो सवाल है ना इसको समझिए कि जब आप ये तो आपने कीवर्ड स्पेसिफिक कह दिया कि कीवर्ड कितनी सजेस्टेड बिड देता है उसके मुताबिक महंगा है कीवर्ड या सस्ता है, बट जो कैंपेन है ब्रॉड पे सबसे ज्यादा बजट लगता है, दूसरे नंबर के ऊपर फ्रेज लगता है और तीसरे नंबर पे एग्जैक्ट पे सबसे कम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ब्रॉड के अंदर जब आप अपना कीवर्ड्स एक्सप्लोर कर रहे होते हो, ब्रॉडर रेंज ऑफ कीवर्ड्स कर रहे होते हो, तो आपको तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन आने के नॉर्मली एवरेज चांसेस होते हैं वो एग्जैक्ट पे होते हैं और उससे कम फ्रेज पे होते हैं, उससे कम ब्रॉड पे होते हैं। ब्रॉड में बस हमें ये होता है कि ब्रॉड की जो कैंपेन है वो आपको ऐसे कीवर्ड आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करा देती है जो कि आप उसको बाद में एग्जैक्ट में चला सकते बट हैं। ये बात अपना एज अ रूल नहीं, आप थंब रूल नहीं अडॉप्ट कर सकते। जब आपने कैंपेनिंग करनी है तो आपने हर कीवर्ड को एग्जैक्ट ब्रॉड और फ्रेज तीनों के ऊपर चेक करना है। तो कीवर्ड टू कीवर्ड या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड। इनिशियली तो जब आप किसी नई प्रोडक्ट की कैंपेन लॉन्च करेंगे तो आपको पहले सारे कीवर्ड जो आपके मेजर कीवर्ड्स होंगे आपको उनको चलाना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड आपका कहाँ पर रैंक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर फैसला करेंगे कि इस कीवर्ड को आपने कौन सी कैंपेन में ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना है। ठीक है जी, ये कैंपेन्स के बाद मैं आपको बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। अच्छा, जो मैनुअल टारगेटिंग है, मैनुअल टारगेटिंग में मजीद आगे नेगेटिव टारगेटिंग भी होती है। नेगेटिव टारगेटिंग में आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्रोडक्ट नेगेटिव, कीवर्ड नेगेटिव टारगेटिंग भी है और प्रोडक्ट नेगेटिव टारगेटिंग भी है। कीवर्ड नेगेटिव टारगेटिंग में ऐसे कीवर्ड्स जो कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेट तो कर रहे हैं लेकिन वो हमारी प्रोडक्ट से इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है कि वो हमें सेल दिलवा सके। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल कोट की कि हमारा प्रोडक्ट डॉग कॉलर था और डॉग फूड के नाम से आके एक कीवर्ड सर्च किया गया। अब वो हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट यहाँ तक तो हो गया कि डॉग आ रहा है लेकिन हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। हमें उस सर्च के अगेंस्ट पे जो इंप्रेशन अगर मिलेगा, लेट्स सपोज अगर हमें उसको क्लिक भी मिल जाता है लेकिन वो सेल मिलने के चांसेस हमें कम है। तो ऐसा कीवर्ड जो आपकी कॉस्ट ज़्यादा ले रहा हो, क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन आपकी कन्वर्जन नहीं हो रही, वो कीवर्ड आप हो सकता है आपकी प्रोडक्ट से ज़्यादा रिलेटेड ना हो तो आप उनको नेगेटिव टारगेटिंग में डाल सकते हैं। ऑटोमेटिक में होगा क्योंकि ऑटोमेटिक के अंदर ऑप्शन नहीं होता कि आप कीवर्ड बंद कर सको। मैनुअल में ऑप्शन होता है आप कीवर्ड बंद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। नेगेटिव टारगेटिंग हमेशा ऑटोमेटिक के अंदर होगी। और इसी तरह कीवर्ड के साथ हम अपनी प्रोडक्ट की भी नेगेटिव टारगेटिंग कर सकते हैं जिसके अंदर कोई ऐसे एसेंस जो कि आपकी प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं, उनके अगेंस्ट पे इंप्रेशंस आ रहे हैं, कॉस्ट आ रही है लेकिन आपको सेल नहीं आ रही है, आप उन कीवर्ड्स को भी नेगेटिव टारगेटिंग में डाल उन एसेंस को नेगेटिव टारगेटिंग में डाल सकते हैं। बिडिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली हमारे पास 3 तरह की बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं। पहले नंबर पे फिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी है। फिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी में ये है कि आपने अपनी जो बिड कॉस्ट एक मुतय्यन की है, लेट्स सपोज $1 आपने अपनी कॉस्ट रखी है, तो आपको जब भी इंप्रेशन के अगेंस्ट पे क्लिक पड़ेगा, अब वो कीवर्ड हो सकता है कि $1 से कम की प्राइस पे उस टाइम मिल रहा हो, 70 सेंट्स का मिल रहा हो या 60 सेंट्स का मिल रहा हो, लेकिन चूंकि आपने फिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है आपको उस कीवर्ड की कॉस्ट $1 ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। सेकंड जो स्ट्रेटजी है डाउन ओनली के अंदर आपकी जो मैक्सिमम प्राइस लिमिट होती है वो $1 ही रहेगी, लेकिन Amazon आपको हमेशा $1 चार्ज नहीं करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन ऑन दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, उस टाइम पे हो सकता है उस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा कंपटीशन ना हो, आपको 60 सेंट्स चार्ज कर दे तो उसकी कॉस्ट आपको $1 की बजाय 60 सेंट्स पड़ेगी या 70 सेंट्स पड़ सकती है, लेकिन मैक्सिमम अप टू $1 जाएगा। थर्ड जो कैंपेन है डाउन एंड अप। डाउन एंड अप के अंदर ऑटोमेटिकली अगर आपने $1 की बिडिंग बजट दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको 100 Amazon के पास ये प्रिविलेज होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर कि वो आपको 100% अबव के ऊपर लेके जाएगा। यानी कि अगर आपकी $1 की बिडिंग बजट है तो हो सकता है मैक्सिमम आपको $2 तक चार्ज करे। यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया होगा, उस
टाइम पे उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन आपको कितना मिल रहा है इसके ऊपर बेस करेगा। एक तो ये क्राइटेरिया है। अब जो कॉस्ट हमें पीपीसी की पड़ती है उसके अंदर एक तो आपकी ये बिडिंग स्ट्रेटजी है कि हम किस बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं। इसके अंदर जो डाउन एंड अप बिडिंग स्ट्रेटजी है इसको एग्रेसिव बिडिंग स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर लिया जाता है। अगर हम चाह रहे हैं बहुत जल्दी हमारे कीवर्ड्स रैंक हों और उसके ऊपर में सेल आनी शुरू हो, एग्रेसिव अप्रोच के साथ हम जाना चाहते हैं तो हम डाउन एंड अप के साथ जाते हैं। अगर हम जरा रीजनेबल अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं तो डाउन ओनली के साथ जाया जाता है। हाईली रिकमेंडेड वैसे जो अभी तक की स्टडीज हैं उसके मुताबिक डाउन ओनली को रिकमेंड किया जाता है। इनिशियली जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं फर्स्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स, उसके बाद आप डाउन एंड अप में भी जा सकते हैं जब एक दफा आपके कीवर्ड्स रैंक हो जाएं उसके बाद। सेकंड बारी आती है प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स के अंदर हम ये चीज अपनी फाइनल करते हैं कि हम किस तीन तरह की प्लेसमेंट्स हैं। टॉप ऑफ द पेज है, प्रोडक्ट पेज है, रेस्ट ऑफ द सर्च है। टॉप ऑफ द पेज में जैसे हम कोई भी कीवर्ड एंटर करते हैं अमेज़न के ऊपर और उसका एक उस कीवर्ड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट आपके पास पहले पेज के ऊपर शो होते हैं, ऊपर फर्स्ट की जो रो होती है, अगर आपका प्रोडक्ट आप अपना प्रोडक्ट उस पेज के ऊपर रैंक करवाना चाह रहे हैं, उस लाइन के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर लाना चाह रहे हैं, इंप्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप अप टू 900 तक अपनी प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। जितनी परसेंटेज आप प्लेसमेंट की एंटर करेंगे अपने आप को विजिबल करवाने के लिए, उसी परसेंटेज से आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर जो आपने अपनी बिडिंग बजट लगाया हुआ है वो उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी। आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सेकंड जो प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट जब आप किसी आइटम का प्रोडक्ट पेज ओपन करते हैं तो थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे स्पॉन्सर्ड एरिया आ रहा होता है। वहां पर आपको उस प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट पेज ओपन किया हुआ है उससे रेलेवेंट या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट अमेज़न आपको वहां पे स्पॉन्सर एरिया आ रहा होता है, उसके अंदर वो शो कर रहा होता है। उसके लिए भी आप अपनी प्लेसमेंट्स को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 900%। जो रेस्ट ऑफ द सर्च है उसमें आपके पास प्लेसमेंट की ऑप्शन नहीं होती, वहां पर आप खुद से प्लेसमेंट नहीं कर सकते। अब ये दो चीजें ध्यान में रखें। एक तो बिडिंग स्ट्रेटजी हमने बताया कि जिसके ऊपर आपकी बिडिंग कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है, और सेकंड प्लेसमेंट है। अब अगर मैंने फिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रखा है और मैंने अपनी टॉप ऑफ द सर्च में 50% मैं कहता हूं 70% मैंने लिया है टॉप ऑफ द सर्च में, और प्रोडक्ट पेज पे मैंने लिया है 50% मैंने परसेंटेज दिया प्लेसमेंट के अंदर। अब मेरी बिडिंग स्ट्रेटजी है फिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ मैं अगर जाता हूं, फिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी में मैंने अपनी जो प्राइस, अपनी बजट अपने लिए मैंने एलोकेट किया वो था $1 मेरा बजट था। तो टॉप ऑफ द सर्च में आने के लिए मेरी जो मैक्सिमम प्राइस पर क्लिक की जो मुझे चार्ज होगी वो 1.70 सेंट्स चार्ज होगी, और प्रोडक्ट पेज पे आने के लिए $1.50 मुझे चार्ज होगी। ये फिक्स स्ट्रेटजी के साथ अगर मैं अपनी कैंपेन को रन कर रहा हूं। डाउन ओनली में अगर मैं जा रहा हूं, डाउन ओनली में हमने जैसा कि डिस्कस किया कि आपकी जो बजट लिमिट हमने अगर उसके अंदर भी मैं ये अज्यूम करता हूं कि हमने $1 ही उसके अंदर बजट अगर रखा हुआ है अपना मैक्सिमम बजट, तो डाउन ओनली में मैक्सिमम आपको कॉस्ट चार्ज करेगा $1 की, लेकिन उससे कम भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपको हर क्लिक के ऊपर $1 ही चार्ज करे, 60 सेंट, 70 सेंट, 40 सेंट, 50 सेंट वो करेगा। अब डाउन ओनली कैंपेन अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, टॉप ऑफ द सर्च में आपने 70% अपना रखा हुआ है, तो यहां पर आपको जो कॉस्ट पड़ सकती है, यहां पर आपको कॉस्ट पड़ सकती है $0 से लेकर $1.70 तक। यहां पर आपकी जो कॉस्ट थी वो 1.70 फिक्स थी, क्योंकि हमने गलती ये की या जो स्ट्रेटजी थी वो फिक्स के साथ है कि आपको $1 तो फिक्स
अपनी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आपने अपनी जो प्लेसमेंट है उसको 70% किया हुआ है, तो 70% से उसकी कॉस्ट आपकी इंक्रीज होनी है, तो 1.70 पे चला गया। अब जब डाउन ओनली की हम बात करते हैं तो डाउन ओनली के अंदर आपको 0 से लेकर 1.70 के दरमियान कहीं भी वही कीवर्ड आपको मिल सकता है, और आपको इसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू फिक्स स्ट्रेटेजी के थोड़ी सी कम पड़ेगी। अगर डाउन एंड अप की हम बात करें तो उसके अंदर चूंकि हमने डिस्कस किया था कि 100% से अगर हमने बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर $1 अपना बजट एलोकेट किया हुआ है तो उसके अंदर ये प्लस 100% इसको करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो जा सकता है इस स्ट्रेटेजी के साथ $2 तक आपकी प्राइस आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट जाएगी, और अगर 70% आपने प्लेसमेंट रखी हुई है तो ये आपकी कॉस्ट आ सकती है $0 से लेकर $2.70 तक इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते हुए। तो इन तीनों स्ट्रेटेजीज का अगर हम मुआवजा करें तो इसके अंदर ये जो डाउन ओनली वाली जो स्ट्रेटेजी है अगर हम इसको देखें तो ये रिलेटिवली बेटर है, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी और आप एक मॉडरेट किस्म की एक स्ट्रेटेजी है, ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ना बहुत ज़्यादा लीनियंट है, एक रीजनेबल मॉडरेट स्ट्रेटजी है जिसके तहत आप अपनी कॉस्ट को भी, क्लिक की जो कॉस्ट है उसको भी आप कंपनसेट नहीं करेंगे और आपके पास एक अच्छी सेल आने के चांसेस मौजूद हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के कीवर्ड्स हम लेकर साथ चल रहे हैं। अच्छा, अगर आपने डाउनलोडिंग की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और आपको इंप्रेशन नहीं आ रहे तो आप क्या करेंगे, और अगर आपने डाउनलोडिंग की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और आपको इंप्रेशन आ रहे हैं बट आपका CTR बहुत लो है तो आप क्या करेंगे? अगर डाउन ओनली की स्ट्रेटजी के अंदर हमें इंप्रेशन नहीं आ रहे तो हमारे पास ये एक मौजूदा प्लेसमेंट का 70% से हम इसको बढ़ाकर हम इसको मैक्सिमम अप टू 900% तक ले जा सकते हैं। ऑब्वियसली हम इकट्ठा उठ के 900 पे नहीं जाएंगे, इनिशियली हम इसको 70% को 200% पे लेके जाके देख सकते हैं कि हमें इसके अगेंस्ट पे इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़े। अगर हमें इंप्रेशंस बढ़ना शुरू हो गए हैं लेकिन हमें क्लिक्स नहीं मिल रहे और सेल नहीं आ रही, तो इसके बाद जो सेकंड चीज हो सकती है क्लिक्स ना मिलने पे, वो हमारी वो पिक्चर हो सकती है कि शायद वो पिक्चर हमारी इतनी कैची ना हो, इतनी अट्रैक्टिव ना हो या इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना हो कि वो पोटेंशियल कस्टमर को वो समझा ना पा रही हो कि यार ये क्या आइटम है। बात का कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो कि कंफ्यूजिंग होती हैं, जो हमें देख के पता नहीं चलता कि यार ये क्या आइटम है जब तक कि हम उसका डिस्क्रिप्शन ना पढ़े जाके। तो हमारी जो पिक्चर है वो हमें सपोर्ट करेगी। अगर हमारा इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं और क्लिक थ्रू नहीं अच्छे आ रहे, क्लिक्स नहीं मिल रहे, तो हम अपनी पिक्चर के ऊपर काम करें अपने क्लिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर पिक्चर आपकी अच्छी है, आपको क्लिक्स मिल रहे हैं और नीचे प्रोडक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो इस चीज के चांसेस हैं मौजूद कि आपको अच्छी सेल भी कन्वर्ट हो उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट। पिक्चर अच्छी है और फिर भी आपको क्लिक्स नहीं आ रहे तो फिर क्या रीजन हो सकते हैं कि आपको? फिर ये रीजन हो सकता है, सबसे बड़ा कि हो सकता है कि आपकी प्राइस कंपेटिटिव ना हो एज कंपेयर टू अदर कंपेटिटर वर सेलिंग सेम प्रोडक्ट इन Amazon। और अगर आपकी प्राइस कंपेटिटिव है तो फिर क्या रीजन हो सकता है अगर आपको क्लिक्स नहीं आ रहे? अगर प्राइस भी कंपेटिटिव है तो उसमें रिव्यूज का चक्कर हो सकता है कि हमें शायद इतने रिव्यू नहीं मिले या हमें अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट नेगेटिव रिव्यूज भी है और फिर भी आपको क्लिक्स नहीं आ रहे, फिर क्या रीजन हो सकता है? कहीं और प्रोडक्ट बेटर दो वैसे नहीं। फिर हम ये देख सकते हैं कि इस चीज की पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे कंपेटिटर ने उस प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज में उसको रीमॉडिफाई किया हो, जिसकी बेस के ऊपर उसकी प्राइस तो हमसे क्या लिस्टिंग का टाइटल नहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके अंदर? लिस्टिंग का टाइटल तो हमने पहले डिस्कस किया कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने स्टार्ट में इस चीज को एक्सप्लेन किया कि वो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। मेन कीवर्ड हमारे उस टाइटल के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ से आपको सेल जनरेट तो होगी। हमें ये समझ में आता है कि ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आपका CTR लो है और आपने उसको इंप्रूव करना है क्लिक थ्रू रेशियो, तो आपकी लिस्टिंग का टाइटल, आपके फीडबैक्स, आपकी प्राइस और आपकी प्रोडक्ट की इमेज ये चीजें करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्राइस तो कंपेटिटिव हो अपने कंपेटिटर के साथ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप 2 की पैकिंग में बेच रहे हो, सेम आइटम सेम प्राइस में आपका कंपेटिटर 3 की पैकिंग में बेच रहा हो,
तो भी आप कंपटीशन से एक किस्म से यही समझें कि आप कंपटीशन से बाहर हो गए। इसी तरह आपका कंपेटिटर उस प्रोडक्ट की मजीद जदीद शक्ल ला के उसको बेहतर उसके साथ बेच रहा है, उसको उसने इम्प्रूव कर दिया, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। हमारी क्वालिटी भी उस तरह से इम्प्रूव नहीं है, प्राइस हमारी सेम दिखने में तो सेम है लेकिन एक्चुअल में वो सेम नहीं, उसकी यूटिलिटी उस आइटम की यूटिलिटी हमारी सेम नहीं रही, जिस वजह से हमें ऑर्डर शायद ना मिले, इवन दो कि हमें इंप्रेशंस भी मिल रहे हैं, हमें क्लिक्स भी मिल रहे हैं, लेकिन हमें उस तरह से सेल जनरेट नहीं हो पा रही। ये एक रीजन उसके पीछे हो सकती है। अच्छा जी, कुछ की टर्म्स हैं, उनमें से एक दो चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की। CTR क्लिक थ्रू रेट है, जितने इंप्रेशंस हमें मिलते हैं उसके अगेंस्ट पे कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, ये एक रेशो है, ये एक इंडिकेटर है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अपनी PPC की जो कैंपेन्स हैं उनको जब हम रन करते हैं उसके बाद वक्तन फवक्तन उनको जाकर हम चेक करते हैं। ये इनिशियली इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपकी कैंपेन्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं। CPC या कॉस्ट पर क्लिक के आपको एक क्लिक के ऊपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी और आपकी प्लेसमेंट तयन करती हैं इस बात का कि आपको एक क्लिक के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट पड़ेगी। थर्ड नंबर पे कॉस्ट आ रहा है आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल कहलाती है। कॉस्ट में बेसिकली हम ये देखते हैं कि आपकी जो PPC के ऊपर स्पेंडिंग है उसके स्पेंडिंग कितने परसेंटेज में वो स्पेंडिंग हो रही है उस सेल के अगेंस्ट जो PPC आपको जनरेट करके दे रहा है। लेट्स सपोज आपने PPC की कैंपेन रन की और उसमें आपने $10 PPC कॉस्ट आपकी जो है वो $10 है और उसके अगेंस्ट पे आपने जो सेल्स जनरेट की है वो $100 की सेल्स जनरेट की है, तो आपका जो परसेंटेज है वो 10% आपका एकॉस बनेगा, जिसके एकॉस आपका 10% आएगा। ये आपको बता रहा है कि आपकी कंपेन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट चल रही है। 10% इवन के 30-40% भी इसको एफिशिएंट ही कंसीडर किया जाता है। एकॉस के बाद एक टर्म यूज होती है ROS की, रिटर्न ऑन एड्स, यानी कि जो एड्स हमने चलाए उन एड्स के अगेंस्ट पे आपके पास कितनी सेल आई उस स्पेंडिंग के अगेंस्ट, कि हमने जो कैंपेन चलाई, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि $100 की सेल हमने जनरेट की, इस सेल के अगेंस्ट ये सेल है आपकी $100 की और इसके अगेंस्ट जो आपने स्पेंड किया वो आपने $10 का किया। अगर आप इनको दोनों को आपस में डिवाइड करें तो 1 रेशो आ रही है। ये परसेंटेज आपको बताती है कि 1 टाइम्स आप कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं उस सेल के अगेंस्ट जो सेल आपको मिल रही है, यानी कि $100 की सेल आपने अचीव की और उसके अगेंस्ट जो $10 की आपने कॉस्ट इंकर की वो 1 टाइम बनता है उस सेल का। ठीक है जी। फिर टोटल एकॉस की एक टर्म है। टोटल सिंपल एकॉस के अंदर तो ये था कि हमने अपनी ये जो सेल की फिगर थी ये सिर्फ PPC से रिलेटेड, PPC की कैंपेन ने जो सेल जनरेट की ये सेल की फिगर हमने ली थी। जब हम टोटल एकॉस की बात करते हैं, मैं इसी एग्जांपल को आगे अगर कंटिन्यू करूं, ये मेरी PPC सेल है और ये मेरी जेनेरिक सेल जो है मैं कहता हूं इसमें मेरी $50 की जेनेरिक सेल भी हुई, तो मेरी टोटल जो सेल है वो $150 की सेल हुई। तो $10 की मेरी PPC की कॉस्ट थी और उसके अगेंस्ट $150 की मेरी सेल थी, तो $10 डिवाइडेड बाय 150 अगर मैं करूंगा तो ये 10% से मजीद नीचे आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। ये बेसिकली एक तरीका है आपको ये देखने का कि आपका जो ये अकाउंट है जिसके ऊपर आप कैंपेन चला रहे हैं ये आपको प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये भी आपको बता देगा। जब इसके अंदर सामने ये भी फ्रेम करते हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट 20% है और मेरी कॉस्ट आ रही है 10%, तो मेरा अकाउंट कितने प्रॉफिटेबल है और ये कि प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, और साथ में ये कि ऑर्गेनिक सेल भी मुझको आ रही है। लेट्स सपोज हम $150 की सेल की बात कर रहे हैं $10 लगा के, और ऑर्गेनिक सेल भी मुझको आ गई है $100 की, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा अकाउंट क्या होगा। और ये बता दें और फिर उसके बाद ये चीज़ बता दें कि हायर प्राइस प्रोडक्ट्स की PPC ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए आपकी नज़र में, या छोटे प्राइस यानी कि $10-20 वाले प्रोडक्ट्स की PPC ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, या $50 से $100 वाले प्रोडक्ट्स की PPC ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका थोड़ा रिपीट कर दें। पहला क्वेश्चन कॉस्ट के वजह से प्रॉफिट आपने कहा था प्रॉफिट हमारा 20% है। ये प्रॉफिट जो आप बता रहे हो विदाउट PPC कॉस्ट आप बता रहे हो ना।
अच्छा, अगर मेरा प्रॉफिट जो है वो 20% है तो इस सिनेरियो में मुझे अकॉस आप कह रहे हैं 10% है, प्रॉफिट है हमारा 20% और अकॉस है हमारा 10%। अकॉस बेसिकली शो करता है, रिप्रेजेंट करता है उस कॉस्ट को जो कि हमने एड्स के ऊपर स्पेंड की टू जनरेट सेल, विच सेल्स ओनली पीपीसी सेल्स, ये अकॉस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं दो क्वेश्चन का इकट्ठा आंसर यहां पे दूंगा कि मैं कहता हूं कि मैंने जैसे इस एग्जांपल में आपको कोड किया कि मैंने पीपीसी के ऊपर $10 स्पेंड किए और उसके अगेंस्ट मैंने जो पीपीसी से रिलेटेड जो सेल जनरेट की वो $100 की और जेनेरिक सेल जो मेरे पास है वो $50 की है। तो जो टोटल सेल मेरे पास बनी $150 की सेल बनी अगेंस्ट $10 के कॉस्ट है। ठीक है जी, तो मैं ये कहता हूं कि 20% मेरा प्रॉफिट था और 10% मेरा अकॉस है। अकॉस के अंदर मेरी ये $10 की ये आपकी पीपीसी की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारा ये अकाउंट इधर प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, 20% प्रॉफिट में से 10%, अब ये 20 पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो 20% प्रॉफिट है ये आप टोटल अकाउंट की बात कर रहे हैं या टोटल अकाउंट के प्रॉफिट की आप बात कर रहे हैं। तो मेरा अकॉस जो है वो 10% है, तो ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में हूंगा तकरीबन 10% के, बल्कि 10% के प्रॉफिट, हाँ 10% के प्रॉफिट में हूंगा। अकॉस मेरी पीपीसी की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो अकॉस की परसेंटेज है वो मेरी पीपीसी की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 20% प्रॉफिट मार्जिन में से मैं 10% अपना अकॉस माइनस करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट अकाउंट का 10% आ जाएगा। सेकेंडली, और अगर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को भी देखें, अगर $50 के हमको ऑर्गेनिक ऑर्डर आए हैं तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज मजीद इंक्रीज हो जाएगा। जितने परसेंटेज आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर की सेल होगी ना उस टोटल सेल का, उतने परसेंट से आपका प्रॉफिटेबिलिटी मजीद इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम लोग $10 से $20 वाला प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करें, अच्छा, ये एक मेरी नजर में ये एक मिथ है कि हम छोटी कॉस्ट का आइटम करें या बड़ी एवरेज रेंज, यानी कि अगर छोटी कॉस्ट में बात करूं तो $10 से $15 की कंसीडर की जाती है। दूसरी जो मिडिल रेंज है वो 30 से 40 कह सकते हैं आप, $40 तक का आइटम है। फिर इसके अलावा 50 से लेकर $100 तक का आइटम है। अब देखो भाई, बात यह है कि आपने पीपीसी चलानी है और हम जब इंडिकेटर्स की बात करते हैं या कॉस्ट की बात करते हैं या रिटर्न्स की बात करते हैं तो हम हमेशा परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं। तो अगर आपने $10 के प्रोडक्ट के ऊपर कैंपेन चला रहे हो तो $10 के ऊपर आप अगर 30% आपका कॉस्ट आ रहा है तो इट मींस यू आर स्पेंडिंग $3 अगेंस्ट ईच यूनिट। ठीक है, तो हम हमेशा परसेंटेज की बात करते हैं। वो आइटम छोटी प्राइस रेंज का हो या मिडिल प्राइस रेंज का हो या हाई प्राइस रेंज का हो, किसी हद तक स्टार्ट में जब हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उस टाइम पे ये इस चीज में फर्क पड़ सकता है। इस चीज के चांसेस हैं वो इसलिए कि स्टार्ट में चूंकि हमारी प्रोडक्ट रैंक हुई होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाएं और उसके ऊपर ऑर्गेनिक ऑर्डर लेने शुरू करें, आने शुरू हों। तो उस चक्कर के अंदर हम ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, पीपीसी के ऊपर अग्रेसिवली चल रहे होते हैं। तो वहां पर हमें अपनी जो छोटी प्राइस वाली जो आइटम्स होती हैं वो में ऐसा बाज़ महसूस होता है कि यार हम अगर बड़े प्राइस रेंज की आइटम कर रहे होते तो हमारा मार्जिन ज्यादा होता इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, लेकिन हमने मार्जिन या आरओआई या अपने प्रॉफिट्स को कभी भी इन टर्म्स ऑफ डॉलर मेजर नहीं करना। ये हम गलती करते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ डॉलर मेजर करने में। हमने ये देखना है कि यार कितने परसेंटेज है, हमने परसेंटेज के हिसाब से चलना है। लेकिन आपने $15 के प्रोडक्ट पे बिक्री चलाई $10 की, तो आपको लेट्स सपोज 10 सेल्स आई और 10 सेल का मतलब है $150 की आपने सेल कर दी, तो आपका एक कॉस्ट आ गया जी 10 तक की वो 150 के साथ, और आपने $50 के प्रोडक्ट पे बिक्री चलाई और आपको 4 सेल आ गई या 5 सेल आ गई, $250 की आपको सेल आ गई, ठीक है, और आपने $10 की चलाई, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपका कॉस्ट बेहतर हो जाएगा और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी?
जब आपको एक चीज लगती है कि आपका एक कॉस्ट बेहतर हो सकता है, उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि उस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट के अंदर आपको कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा मिले, आपको ज़्यादा पीपीसी रन करनी पड़े, आपकी कॉस्ट पर क्लिक आपको ज़्यादा अग्रेसिवली जाना पड़ेगा। तो आप इसको सिर्फ इस एंगल से नहीं देख सकते कि यार यहाँ पर चूंकि आपके पास 10% का बजट ज़्यादा हो रहा है तो हम इस प्रोडक्ट रेंज को फोकस करें। हाँ, मैं ये रिकमेंड करूंगा, मेरी पर्सनल जो अभी तक की स्टडी है उसके मुताबिक मैं ये कहता हूँ मिडिल रेंज प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना ज़्यादा हाई रेंज ना ज़्यादा लो रेंज प्राइस रेंज प्रोडक्ट। इसके अंदर ये नहीं कि आप एक रीजनेबल वे के अंदर अपनी पीपीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। बस सिर्फ इस बात का मकसद ये है कि जब जो पीपीसी है, पीपीसी की एक कॉस्ट है, उस कॉस्ट को आप अपना लोअर रेंज ऑफ प्राइस वाले प्रोडक्ट्स पे मेंटेन करना सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका सेल वॉल्यूम उतना बढ़ हो, जाए, तो फिर आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जो है ना कम या मीडियोकर सेल वॉल्यूम के ऊपर भी आप अपना मीडियम या हाई प्राइस सेलिंग प्रोडक्ट्स को पीपीसी से एडवर्टाइज करके आसानी से कर सकते हो। पॉइंट ये है कि वो मीडियोकर अब इसके अंदर आपके पास ये भी होना चाहिए ना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्या कहता है आपको। अगर आपके पास $20,000 या $50,000 की फैसिलिटी अवेलेबल है, देन यू कैन गो विद दिस काइंड ऑफ आइटम्स एज वेल। लेकिन अगर आपके पास $5,000 या माइक्रो पीएल की तरफ जाना चाह रहे हो, ऑब्वियसली यू कांट डू दीज आइटम्स, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स प्राइसेस। थैंक यू। आगे बढ़ ये तुम्हें